डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑफिसर्स गुरुकुल डिफेंस के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं जीएस फैकल्टी विक्रम ठाकुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था। चलिए बात करते हैं टॉपिक पर। तो यदि हम बात करें ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, तो पहले हम बहुत बेसिक बातें जानते हैं, तब एडवांस लेवल पर चलेंगे। तो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में तीन प्रकार की राजस्व व्यवस्था स्थापित की। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड आई जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस सेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड नॉर्थ कर्नाटका विच वाज 90% ऑफ द लैंड ऑफ इंटायर इंडिया। तो जो अंग्रेजों ने भारत में जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की, वो जितने भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, उस भारत का 19% भाग था जिस पर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एस्टेब्लिशमेंट किया। तो भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिम प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भूमि का स्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रथा प्रचलित की, जो समस्त भारत की कितने प्रतिशत थी? 19%। कितने प्रतिशत थी? 19%। तो भारत में परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में, जो भारत का कितने प्रतिशत थी? 90% भाग थी। मतलब जितने भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे थे, जितने भारत पर ब्रिटिश को पावर थी, उस भारत के 90% भाग पर अंग्रेजों ने भारत में परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी व्यवस्था क्या की? लागू की। आगे की बात करते हैं हम। द सेकेंड सिस्टम वाज रैयतवाड़ी। द सेकेंड सिस्टम वाज रैयतवाड़ी which prevailed in most parts of Bombay and Madras region, Assam and other parts and covered 51% of the total land। तो दूसरी जो भू राजस्व व्यवस्था थी अंग्रेजों की तरफ से, उन्होंने क्या लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के 51% भाग पर क्या की गई थी? लागू की गई थी। तो दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जो बंबई और मद्रास क्षेत्र के अधिकतर भागों, असम और अन्य भागों में प्रचलित थी, जो समस्त भूमि के 51% भाग पर क्या की गई थी? लागू की गई थी। जो समस्त भूमि के 51%, तो 90% भाग पर क्या लागू की गई थी? 90% भाग पर लागू किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। और कह रहा है कि बॉम्बे और मद्रास वाले सेगमेंट में क्या लागू किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जो जितने पार्ट पर अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे, उस पार्ट का ये कितना प्रतिशत थी? 51%, 51%। ठीक है ना, समझ में आया होगा। आगे की बात, द थर्ड वाज द महालवाड़ी सिस्टम। तीसरी जो व्यवस्था थी वह थी महालवाड़ी व्यवस्था, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब एंड वाज एप्लीकेबल टू 30% ऑफ द टोटल लैंड। तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था थी, जो उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में प्रचलित की गई और समस्त भूमि के कितने प्रतिशत थी? 30%। कितना प्रतिशत से? 30%। तो 90% भाग पर परमानेंट सेटलमेंट था, 51% भाग पर क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और 30% भाग पर क्या था? महालवाड़ी व्यवस्था थी। क्या थी? महालवाड़ी व्यवस्था। ये तो हमने कुछ बेसिक चीजें जानी है। आगे समझते हैं हम। आगे की बात, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दीज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी, वाज टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? कि मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करना, मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठा करना, एकत्रित करना।
एंड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, और भारत से जो कच्चा माल था उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो कह रहा है इन सभी भू राजस्व व्यवस्थाओं का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना एवं भारत से कच्चे माल का निर्यात करना था। यही तो दिक्कत थी अंग्रेजों के साथ कि जिस कच्चे माल से गुड्स जो वस्तुएं थी वो भारत में ही बनानी थी और भारत से एक्सपोर्ट करनी थी, उसकी जगह उन्होंने कच्चे माल को भारत से बाहर निर्यात किया, मतलब यूरोप के लिए निर्यात किया, और वहां से कच्चे माल से वस्तुएं बनाई गई और वो भारत में क्या की गई, वहां से एक्सपोर्ट की गई, जबकि की कहां से जानी चाहिए थी, भारत से ही वो एक्सपोर्ट की जानी चाहिए थी। तो इसे धन्य काशी के सिद्धांत में दादा भाई नौरोजी ने मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उन्होंने धन्य काशी का सिद्धांत दिया है अपनी बुक में। सॉरी। तो कह रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट, तो हम परमानेंट सेटलमेंट को जानते हैं पहले ना, स्थायी बंदोबस्त को जानते हैं हम, स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो ये कह रहा है द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल रूल इन बंगाल 1765 AD। मोहम्मद रजा Khan was appointed the Nayab Diwan of Bengal to collect maximum tax. He auctioned the land without any scrutiny in 1765 AD and in 1769 AD removed the amel and appointed a revenue supervisor. In 1771 AD revenue council and कंट्रोलिंग कमेटी वर एस्टेब्लिश्ड इन मुर्शिदाबाद एंड पटना। ठेके पर भूराजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था है वो बंगाल में द्वैध शासन लागू करने के साथ ही आरंभ हो गई। मोहम्मद रजा खान नाम का एक व्यक्ति था, वो बंगाल का नायब दीवान नियुक्त किया गया। इसने क्या किया, इसने अधिक से अधिक कर वसूल करने के लिए 1675 ईस्वी में बिना परीक्षण के भूमि को नीलाम कर दिया, भूमि नीलाम कर दी, तथा 1769 में आमिलों को हटाकर, पहले से आमिल नाम का एक अधिकारी था हुआ करता था जो क्या करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसको हटाकर रेवेन्यू सुपरवाइजर को नियुक्त किया। अपॉइंट किसको किया, रेवेन्यू सुपरवाइजर। 1771 ईस्वी में मुर्शिदाबाद तथा पटना में रेवेन्यू काउंसिल तथा कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना की गई। किसकी, रेवेन्यू काउंसिल तथा कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट आगे की बात करें, एट दिस टाइम देयर वाज वाइड स्प्रेड करप्शन इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, कमीशन टेकिंग वाज एट इट्स पीक। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स शिफ्टेड द सेंट्रल ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कैलकाटा एंड एट द सेम टाइम द पंचशाला settlement of land revenue was started in which the highest bidder was given the right to collect land revenue. In 1777 this system was abolished and the annual settlement was started. इस समय भूराजस्व वसूली में व्यापक भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा करप्शन था, व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कमीशन खोरी भी बहुत ज्यादा थी, कमीशन खोरी अपने चरम स्तर पर थी। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1772 में 1772 में केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर, मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहां एक जगह पड़ती है, तो केंद्रीय खजाना मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया। और इसी समय लगान की जो पंचशाला बंदोबस्त आरंभ हुआ, लगान की पंचशाला बंदोबस्त आरंभ हुआ, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली करने का अधिकार प्रदान किया जाता था। 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त कर सालाना बंदोबस्त कर दिया गया। यह कह रहा है जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति उच्चतम बोली लगाता था उसको लगान वसूली का अधिकार दे दिया जाता था, लेकिन इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। यह कह रहा है इसको सालाना कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सालाना, मतलब प्रत्येक साल के लिए कर दिया गया। सॉरी। Profits India Act 1784, the company was advised to make permanent and arrangements in Bengal when Cornwallis become the Governor General of Bengal in 1786. He formed a revenue board to consider the problem of land revenue system. Although board members John Shore and Charles James Grant could not reach any specific conclusion, but after a long
डेलिबरेशन कार्नवालिस इंप्लीमेंटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बंगाल। पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन जो भारत का संवैधानिक विकास है वहां एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो कह रहा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा के माध्यम से कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंध करने का सुझाव दिया गया कि भाई इसको ये जो आप लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग करने का आपका जो सिस्टम है उसको क्या कर दीजिए, उसको आप क्या कर दीजिए, स्थायी कर दीजिए। तो ये कह रहा है 1786 ईस्वी में कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसने भू राजस्व व्यवस्था की समस्या पर विचार के लिए रेवेन्यू बोर्ड का गठन कर दिया। हालांकि बोर्ड के सदस्य जॉन सोर तथा चार्ल्स जेम्स ग्रांट भी किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, किंतु लंबे सोच विचार के बाद कार्नवालिस ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू की। इन लैंड सेटलमेंट कार्नवालिस गिव द राइट टू कलेक्ट रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स इन 1790 इंस्टेड ऑफ एनुअल रेंट। ए 10-year रेंट system was implemented, but on 22 March 1793 this system was made permanent, which was also called permanent settlement। ये कह रहा है परमानेंट सेटलमेंट, लैंडलॉर्ड सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द रेट ऑफ रेंट वाज फिक्स्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स एंड देयर हियर्स व्हिच कुड नॉट बी चेंज्ड इन फ्यूचर। ये कह रहा है कार्नवालिस ने भूमि बंदोबस्त में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया। भारत में पहले कुछ जमींदार हुआ करते थे, वो जो जमींदार थे उन जमींदारों को भारत में लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया। 1719 ईस्वी में वार्षिक लगान की जगह 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, किंतु 22 मार्च 1793 ईस्वी में इसी व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया, जिसे स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था अथवा मालगुजारी व्यवस्था भी कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे, एग्जाम में आने वाली बात है ना। 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसी व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है लगान की दर जमींदारों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए निश्चित कर दी गई, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। मतलब पहले से ही ये सेट कर दिया गया कि तुम्हें लगान इतना देना है, ठीक है ना, और ये कभी बदला नहीं जा सकता था। और लगान वसूल कौन करेगा? छोटे छोटे किसानों से जमींदार वसूल करेंगे, और जमींदार किसको दे देंगे? अंग्रेजों को दे देंगे, ठीक है ना। बीच में जमींदारों को ले आया गया, भाई जमींदारों तुम किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करके लाओ, और किसको देना है? तुम्हें अंग्रेजों को दे देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन दिस सिस्टम एज लॉन्ग एज द जमींदार्स केप्ट कलेक्टिंग द रेंट and paying it to the company, their rights could not be taken away. Within this limit, they were accepted as the owners of the land. On the advice of John Soar, Cornwallis decide that in return for their services, the zamindars should keep 11% of the rent with themselves and deposit the remaining part 89% in the company's treasury. If even a part of the fixed rent could not be paid, then the zamindars rent rights were taken away। वो कह रहा है कि इस व्यवस्था में जब तक जमींदार लगान एकत्र कर कंपनी को देते रहते, उनके अधिकार छीने नहीं जा सकते थे। मतलब जमींदार क्या करेंगे? रेवेन्यू एकत्र करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको अंग्रेजों को पहुंचा देंगे। अगर ये व्यवस्था चल रही है तो ठीक है, तब तक तो अधिकार सेफ हैं। ये कह रहा है अधिकार छीने नहीं जा सकते थे। इस सीमा के अंदर उन्हें भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। किसको? जमींदार को। कार्नवालिस ने जॉन सोर की सलाह पर यह तय किया कि अपनी सेवाओं के बदले जमींदार लगान का 11वां भाग अपने पास रखें तथा शेष भाग 89% कंपनी के खजाने में जमा कराएं। यदि निर्धारित लगान का कुछ भाग भी अदा न हो पाता तो जमींदारों के लगान के अधिकार क्या कर लिए जाते थे? छीन लिए जाते थे। क्या कर लिए जाते थे? छीन लिए जाते थे। मान लीजिए कि जमींदारों ने क्या किया? 100 रुपए एकत्रित किए, तो वो कह रहा है
कि 11 रुपए अपने पास रख लो और 89 रुपए क्या करो, कंपनी के खजाने में जमा कर दो। यदि ये जमा नहीं किया जाता है और एक तिथि निर्धारित थी, एक डेट डिटरमाइन की गई थी कि इस डेट को ये जमा हो जाना चाहिए, और इसमें नियम था कि सूर्यास्त तक हो जाना चाहिए, ठीक है ना, सूर्यास्त तक, इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाएगा, जमींदारी के अधिकार क्या कर लिए जाएंगे, लैंड रेवेन्यू के अधिकार क्या कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करें, 10 in the permanent settlement the landlord was considered the owner of the land of Bengal and the rent to be paid by him was fixed forever. In this settlement the annual income of the government from land revenue was secured and the government expenditure on rent collection ended and the government machinery and employees engaged in this work could be deployed in other administrative works. इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में बंगाल की भूमि का स्वामी जमींदार को मान लिया गया तथा उनके द्वारा दिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस बंदोबस्त में सरकार को भू राजस्व से होने वाली वार्षिक आय सुरक्षित हो गई तथा लगान वसूलने पर होने वाला सरकारी खर्च भी क्या हो गया, समाप्त हो गया, एवं इस कार्य में लगे सरकारी तंत्र एवं कर्मचारियों को दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा सका। मतलब बहुत सारे खर्चे, कॉस्ट कटिंग हो गई। आएगा दिस सिस्टम प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड मोटिवेटेड देम टू डेवलप देयर लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल लैंडलॉर्ड्स आल्सो इमर्ज्ड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड सिस्टम हु यूज्ड to take a part of the rent from the big landlords. As a result, Patni Taluk or dependent land tenure system was born. In this system, a part of the landlord was given as a share on fixed rent. This system got legal recognition in 1819 AD. इस व्यवस्था ने जमींदारों के हितों को सुरक्षित कर दिया, क्योंकि जमींदार क्या करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उन्हीं को सारे अधिकार थे। उन्हें अपनी जमींदारी के विकास को प्रेरित किया। जमींदारी प्रथा से छोटे छोटे जमींदार भी उभरे और बड़े जमींदारों से कुछ भाग लगान वसूल लिए लेते थे। ये कह रहा है परिणाम स्वरूप पटनी तालुकों अर्थात आश्रित भूधृति व्यवस्था का जन्म हुआ। मतलब एक के नीचे एक चैन सिस्टम क्रिएट हुआ, जन्म हुआ। इस व्यवस्था में निश्चित किराए पर जमींदारी का कुछ भाग सिकमी रूप में दे दिया जाता था। 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिल गई। 1819 में इसको क्या मिल गई, कानूनी मान्यता है ना, इसको लीगलिटी दे दी गई। आएगा द गवर्नमेंट फाउंड ए पावरफुल लॉयलिस्ट लैंडलॉर्ड क्लास इन द रूरल एरियाज। दिस क्लास ऑफ्टन हेल्प द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस अपार्ट फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This land revenue system was implemented in Assam, Banaras, Gazipur division of उत्तर प्रदेश and North Karnataka। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजभक्त जमींदारों के रूप में मिल गए। इस वर्ग ने संकट के समय कई बार सरकार को सहयोग दिया। यह भूराजस्व व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा असम, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं गाजीपुर खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। समझ में आ रही होगी बात। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। द डिफेक्ट्स ऑफ दिस सिस्टम वर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स बाय द लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स नॉट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, डिक्रीज इन द कंपनीज इनकम, fear of sunset law which provided that inland tax was to be deposited by sunset of a particular day, otherwise the landlord's estate would be confiscated etc। इकरा जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का सरकार से संपर्क न होना, कंपनी की आय में कमी, सूर्यास्त कानून जिसमें यह प्रावधान था कि निश्चित दिन के सूर्यास्त तक भूकर जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा जमींदारों की जागीरी जब्त कर ली जाती थी का भय आदि इस व्यवस्था के दोष थे। क्योंकि जो किसान थे उनका सीधा संपर्क सरकार से था नहीं, गवर्नमेंट से कोई कनेक्शन नहीं था। कनेक्शन किसका था, कनेक्शन था जमींदारों का। समझ में आ रही है बात, जमींदारों का सीधा कनेक्शन था किससे, गवर्नमेंट से।
और ये कह रहा है कि एक सूर्यास्त का मतलब एक सूर्यास्त का नियम था कि इस तारीख को सूर्यास्त तक आप ये जो रेवेन्यू है उसको जमा कर देंगे। अगर जमा नहीं होता है तो उनके जमींदारी के अधिकार क्या कर लिए जाते थे, छीन लिए जाते थे। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। ये कह रहा है मेंशन द ओपिनियंस ऑफ सम हिस्टोरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इसके संबंध में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कुछ हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपने मत दिए, ओपिनियन दिए। तो अकॉर्डिंग टू आर.सी. दत्त, if the purpose of the permanent settlement was to create completely loyal landlords in Bengal, then a great success was achieved in fulfilling this purpose. ये कह रहा है आर.सी. दत्त के अनुसार यदि स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य बंगाल में पूर्णतः राजभक्त जमींदारों को उत्पन्न करना था तो इस उद्देश्य की पूर्ति में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। मतलब ये अपने मूल रूप में बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। अकॉर्डिंग टू पी रॉबर्ट्स, the permanent land system provided stability and popularity to the British rule. It helped in making the province the most prosperous. ये कह रहा है पीई रॉबर्ट्स के अनुसार स्थायी भूमि व्यवस्था ने ब्रिटिश शासन को स्थायित्व और लोकप्रियता प्रदान की, प्रांत को सबसे अधिक समृद्धशाली बनाने में सहायता प्राप्त हुई। ये कौन कह रहे हैं? पीई रॉबर्ट्स एक हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है। अकॉर्डिंग टू आर.सी. दत्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 AD was intelligent and successful, which contributed to the stability of British rule in India. आर.सी. दत्त ने कहा है, आर.सी. दत्त के अनुसार लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 ईस्वी का स्थायी बंदोबस्त बुद्धिमत्तापूर्ण और सफल था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के स्थायित्व को क्या दे दिया? योगदान दिया, इसको स्टेबिलिटी दी। ठीक है ना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बेवरिज, दिस वाज ए प्लान बेस्ड ऑन ए टेरिबल मिस्टेक एंड इनजस्टिस इन विच ओनली द लैंडलॉर्ड्स वर compromised while the rights of the farmers were completely ignored. ये कह रहा है बेवरिज के अनुसार यह भयानक भूल तथा अन्याय पर आधारित योजना थी जिसमें केवल जमींदारों के साथ समझौता हुआ, जबकि कृषकों के अधिकारों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। कृषकों के अधिकारों की उपेक्षा की गई और जमींदारों से पैक्ट कर लिया गया। मिस्टर कार्वर हैज रिटन इन दिस रिगार्ड, दिस सिस्टम क्रिएटेड ए क्लास ऑफ absentee landlords which proved to be as fatal for the rural economy as war, famine and epidemic. इस विषय में कार्वर ने लिखा है कि इस व्यवस्था के अनुपस्थित जमींदारों का एक ऐसा वर्ग निर्मित कर किया जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए युद्ध, अकाल तथा महामारी जैसा घातक सिद्ध हुआ। कितनी जबरदस्त बात लिखी है इन्होंने। According to P. Roberts, if the permanent settlement had been implemented only for the 10 or 20 years, then certainly the subsequent errors could have been removed. P. Roberts के अनुसार यदि स्थायी बंदोबस्त केवल 10 या 20 वर्षों के लिए लागू होता तो निश्चय ही उत्तरवर्ती बाद में आने वाली त्रुटियों को दूर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आई कह रहा है द रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था? इन दिस सिस्टम एवरी लैंड होल्डर वॉज कंसिडर्ड ए लैंड ओनर एंड द कंडीशंस फॉर पेइंग रेंट वर फिक्स्ड। द कंडीशंस ऑफ रेंट वर टेम्पररी एंड वेरिएबल। दिस सिस्टम वॉज इंप्लीमेंटेड इन मद्रास, बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, आसाम, कुर्ग। द फाउंडर्स of this system were Thomas Munro and Captain Reed. This system was implemented on the largest area of British India, about 51%, पहले ही बता के आया हूं, of the land area. In 1792 AD, Colonel Reed implemented the Rayatwadi system for the first time in Baramahal district of Madras. When Munro became the governor of Madras in 1827 AD, he implemented the Rayatwadi system in
द एंटायर मद्रास प्रेसिडेंसी। इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर, मतलब ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जो व्यक्ति जमीन, मतलब जो किसान था उस व्यक्ति को व्यक्तिगत क्या मान लिया गया कि यही हमें क्या देगा, रेवेन्यू देगा। तो ये कह रहा है इस व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान देने की शर्तें तय की गई। लगान की शर्तें अस्थायी और परिवर्तनशील थी कि भाई परिवर्तन किया जा सकता है इनमें। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, आसाम और कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल अर्थात लगभग 51% भूभाग पर लागू हुई। 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। 1827 ईस्वी में जब मुनरो मद्रास का गवर्नर बना तब उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। किसमें लागू कर दिया? पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। आगे, द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंप्लीमेंटेड इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1825 AD. The reports of Elphinstone and Chaplin played a major role in implementing it. After 1835 AD, Vignette improved the Rayatwadi system. This system was implemented in the entire Deccan and other areas by 1858 AD. In this, a provision was made to review the land revenue rate after 13 years. बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1825 ईस्वी में लागू किया गया। इसे लागू करने में एल्फिंस्टन व चैपलिन के रिपोर्ट की मुख्य भूमिका रही। 1835 ईस्वी के बाद विग्नेट ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ सुधार किया। यह व्यवस्था 1858 तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इसमें 30 वर्ष बाद लगान दर की समीक्षा की व्यवस्था की गई थी कि भाई इसको हम 30 वर्ष के बाद क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आई कह रहा है द मेन एडवांटेज of the Rayatwadi system was that a direct contact was established between the government and the farmers. A large part of the population got the benefit of private ownership of land. The drawback of the system was that under it, the collection of rent was done strictly and the rate of rent was also very high, which resulted in the farmer getting trapped in the clutches of money lenders, which later became a reason for conflict between the money lenders and farmers. 51% of agricultural land was under the रैयतवाड़ी system. रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य लाभ यह था इस व्यवस्था का कि सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया, जबकि ऐसा परमानेंट सेटलमेंट में नहीं था। वह जमींदार सीधे किससे जुड़े हुए थे? किससे जुड़े हुए थे? सरकार से जुड़े हुए थे। आगे भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े भाग को मिला, क्योंकि क्या मिल गया उनको? लैंड ओनरशिप मिल गई। इस व्यवस्था का दोष यह था कि इसके अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता गया, जो कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। कृषि भूमि का 51% भाग रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था, और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है ना, मजा आ रहा होगा। आगे की बात करते हैं। तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था। द महालवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। कौन? हॉल्ट मैकेंजी इन 1819। रिगार्डिंग दिस सिस्टम ही सजेस्ट दैट द लैंड शुड बी सर्वेड, डिटेल्स ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल रिलेटेड टू द लैंड शुड बी केप्ट, द विलेज or a group of villages mahal should be considered as a unit for determining the rent, and the responsibility to collecting the determined rent should be given to the village head लंबरदार। दिख रहा है महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। इस व्यवस्था के संबंध में उन्होंने सुझाव दिया कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, मतलब भूमि की पैमाइश कर ली जाए। भूमि से संबंधित व्यक्तियों के
अधिकारों का ब्यौरा रखा जाए, लगान के निर्धारण हेतु गांव या गांव के समूह को इकाई माना जाए तथा निर्धारित लगान को वसूल करने का दायित्व गांव के मुखिया को दिया जाए। तो महालवाड़ी व्यवस्था में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा? गांव का मुखिया करेगा। ठीक है ना, तीनों बातें अलग अलग हो रही हैं। पहली व्यवस्था में जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जमींदार क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। दूसरी व्यवस्था में किसान स्वयं अंग्रेजों को क्या देंगे? अपना रेवेन्यू देंगे, मतलब जो भी उन्होंने उपजाया है, जो भी उगाया है, उसका एक पार्ट वो किसको दे करके आएंगे? अंग्रेजों को दे करके आएंगे। और तीसरी व्यवस्था में गांव का जो मुखिया हुआ करता था वो क्या करेगा भाई? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है। द अबव प्रपोजल्स ऑफ मैकेंजी वर गिवन लीगल फॉर्म इन 1882 through regulation 7. Under this regulation, land tax was fixed at 80% of the land produce. With time, when some problems arose in implementing regulation 7, it was amended and regulation 9 was passed in 1833 during the time of William Bentinck, which was implemented by Martin Bird and James Thomson. मैकेंजी के उपरोक्त प्रस्तावों को 1822 में रेगुलेशन 7 के माध्यम से कानूनी रूप दिया गया। इस रेगुलेशन के तहत भूमि कर भू उपज का 80% निश्चित किया गया। समय के साथ रेगुलेशन 7 को लागू करने में जब कुछ समस्या उत्पन्न होने लगी तो 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय इसे संशोधित किया करके रेगुलेशन 9 पारित किया गया, जिसे मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने क्या किया? क्रियान्वित किया। समझ में आ रही होगी बात बहुत अच्छे से। आगे की बात, महालवाड़ी व्यवस्था। इन द न्यू एक्ट द पीरियड ऑफ सिस्टम वाज फिक्स्ड एट 13 years एंड द गवर्नमेंट शेयर इन लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 66%. ड्यू टू दीज रिफॉर्म्स मार्टिन बर्ड हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ लैंड सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया. Mahalwadi system was implemented in northern Agra, Awadh and southern India, central province MP, as well as in some parts of Punjab and some district of southern India. 30% of the land of British India was included under this system. In 1855 AD, during the time of Lord Dalhousie, according to the Saharanpur rule, the amount of land tax was fixed at 50%. मतलब 50% कर की दर क्या कर दी गई? निश्चित कर दी गई कि भाई जो भी कुछ उपजाया जाएगा उसका 50% अंग्रेजों को, 50% अंग्रेजों को दे दिया जाएगा और 50% कौन रख ले? जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। सॉरी, बट फ्यूचर इंक्रीज was also kept in mind as a result additional burden increase on the farmers. ये कराए नए अधिनियम में व्यवस्था की अवधि को 30 वर्ष रखा गया तथा भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 66% तय किया गया। इन सुधारों के कारण मार्टिन बर्ड को उत्तरी भाग में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा गया है। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी आगरा, अवध तथा दक्षिणी भारत, मध्य प्रांत, एमपी के अलावा पंजाब के कुछ भागों में तथा दक्षिण भारत के कुछ जिलों में भी लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि शामिल थी। 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में सहारनपुर नियम के अनुसार लगान की राशि 50% निर्धारित की गई, किंतु इसमें भविष्य की बढ़ोतरी को भी ध्यान में रखा गया। फलतः किसानों पर अतिरिक्त बोझ और क्या हो गया? बढ़ गया ना, और बोझ बढ़ गया। इन ब्रिटिश इंडिया द कंडीशन ऑफ द peasantry became very pitiable due to the high rates of land revenue. In all the three systems of land revenue, the ruling class never paid any attention to their increasing plight because the sole aim of the British government was to collect as much land revenue as possible, not to improve the means of agricultural production or the condition of the peasantry. The government wanted a fixed income for itself and at the same time wanted to keep the resource rich classes of the country such as the landlords or the rich peasantry happy. Therefore the poor and
मिसरेबल पीसेंट्री कुड नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ब्रिटिश भारत में भूराजस्व की तीनों पद्धतियों में भूराजस्व की ऊंची दरों के कारण कृषक वर्ग की दशा अत्यंत शोचनीय है। मतलब कृषक वर्ग जो है ना, उसकी दशा जो है ना बिल्कुल खराब हो गई, अत्यंत शोचनीय और दयनीय हो गई। उसकी इस बढ़ती हुई दुर्दशा की ओर शासक वर्ग ने कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। छोटे लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का एकमात्र लक्ष्य अधिक से अधिक भूराजस्व का संग्रहण करना था। कृषि उत्पाद के साधनों में या कृषकों की दशा में सुधार करना नहीं था। सरकार अपने लिए निश्चित आय तो चाहती ही थी, साथ ही साथ देश के साधन संपन्न वर्ग जैसे जमींदार या धनी कृषक वर्ग को प्रसन्न भी रखना चाहती थी। इसलिए दीन दुखी कृषक वर्ग सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका, क्योंकि सरकार का एकमात्र उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया जाए, रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाए। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 एडी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है ना। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स ग्रांट अपोज्ड द ओनरशिप राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। कॉर्नवालिस मेन advisor in determining the permanent settlement were Sir John Shore and Charles James Grant. Permanent settlement was implemented in Varanasi and Gazipur district of present Uttar Pradesh. Under the permanent settlement, the meaning of sunset law was that in the rent was not paid the government by sunset of the predetermined date, then a land would be ऑक्शन्ड, खत्म सब अधिकार। अगर स्थायी बंदोबस्त 1793 इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ग्रांट ने जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकार का स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। तो जेम्स ग्रांट था, उन्होंने कहा था जमींदारों का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, ऑनरशिप नहीं होनी चाहिए। स्थायी बंदोबस्त के निर्धारण में कॉर्नवालिस के प्रमुख परामर्शदाता एडवाइजर जॉन शोर तथा चार्ल्स जेम्स ग्रांट थे। यूपी के वाराणसी और गाजीपुर जिलों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। यूपी के केवल 2 ही जिलों में यह लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सूर्यास्त कानून से तात्पर्य था कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी, जमींदारों की जमींदारी खत्म। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम द डिपेंडेंट लैंड टेन्योर सिस्टम वाज बॉर्न। द जमींदारी सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय इंग्लैंड। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एडवाइज्ड to make permanent land arrangement in Bengal under the Pitt's India Act 1784. The Act of 1799 provided that if a farmer was unable to pay land revenue, the zamindar could evict him from his land. Captain Reed and Thomas Munro were the proponents of the Rayatwadi system of land revenue. In the Rayatwadi system, rent was collected from 33 to 55% at different times and places. इसके हिंदी रूपांतरण को देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आश्रित भूदती व्यवस्था का जन्म हुआ, क्योंकि जो जमींदार थे उनके भी नीचे बहुत छोटे छोटे जमींदार भी पनप गए। तो ये कह रहा है आश्रित भूधती व्यवस्था का जन्म हुआ। अगर भारत में प्रचलित जमींदारी व्यवस्था इंग्लैंड से प्रेरित थी। जो भारत में जमींदारी व्यवस्था लाई गई वो क्या करा, इंग्लैंड से प्रेरित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी। 1799 के अधिनियम से यह व्यवस्था की गई कि जो कृषक भू राजस्व न दे पाए उसे जमींदार उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। तो जमींदारी क्या हो गई, और ज्यादा पावरफुल हो गई, जमींदार और ज्यादा पावरफुल हो गए, बहुत ज्यादा परेशान करते थे ये पब्लिक को। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो भूराजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे। तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो भूराजस्व व्यवस्था की रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में विभिन्न समय और स्थानों पर लगान 33 से 55% तक वसूल किया जाता था। बात समझ में आ रही होगी। आगे बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं थी।
इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस इन ब्रिटिश इंडिया। तो जब ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उस समय भारत में कुछ और प्रैक्टिसेस थी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैं इनकी भी चर्चा किए दे रहा हूं, ठीक है। तो एक प्रथा थी तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा। अंडर दिस ट्रेडिशन द फार्मर्स ऑफ चंपारण बिहार वर फोर्स्ड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन अबाउट 3/20 ऑफ देयर लैंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद देयर ब्रिटिश प्लांटेशन ऑनर्स। ये कह रहा है तिनकठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये किसानों के लिए क्या था, अनिवार्य था ऐसा करना, एक प्रथा थी। तो आपसे पूछा जाए कि तिनकठिया प्रथा क्या थी, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह इसी प्रथा को बंद करने के लिए किया था। आगे कह रहा है ददनी प्रथा। अंडर दिस ट्रेडिशन ब्रिटिश ट्रेडर्स यूज्ड टू गिव मनी टू इंडियन प्रोड्यूसर्स आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन इन द फॉर्म ऑफ एडवांस कॉन्ट्रैक्ट। जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेजों पैसे वाले लोग थे, वो क्या करते थे, हमारे यहाँ के लोगों को पैसा दे देते थे। ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में या पैसा दे देते, धन दे देते थे और धन के बदले उनसे काम करवाते थे, ठीक है ना। आगे कॉमेंटिया प्रथा। अंडर दिस ट्रेडिशन पीपल ऑफ कुर्मी कास्ट who worked as agricultural slaves in Bihar and Odisha used to serve their masters for their entire life in return for the interest amount paid on the loan taken from them। एक कमोंटिया प्रथा थी, कम्योनिटी प्रथा थी। इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर इनकी सेवा करते थे। कितनी बुरी प्रथा है, समझ में आ रही। बहुत लोगों ने बहुत बलिदान दिए, तब हम आज इस स्थिति में हैं। आगे कह रहा है दुबला हाली प्रथा। तो दुबला हाली प्रथा, दिस ट्रेडिशन वाज प्रिवेलेंट इन सूरत। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन दुबला हाली लैंड स्लेव्स कंसिडर्ड देयर मास्टर्स एज द गार्जियंस ऑफ देयर प्रॉपरली एंड देमसेल्व्स। ये कह रहा है दुबला हाली प्रथा, यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। इतने परेशान लोग थे, समझ में आ रही ही बात। तो एग्जाम से संबंधित अगर इस टॉपिक से एग्जाम में कुछ भी आता है और अगर आपसे क्वेश्चन न हुआ तो मैं बहुत बड़ा दावा या वादा तो नहीं करता, लेकिन विश्वास के साथ कहता हूं कि आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। मैं सच बता रहा हूं, यदि आपने इस क्लास को ले लिया होगा और भारत के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन हटेगा नहीं, मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं एक और विषय वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।